हे गाइस, इट्स दिव्यांश, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ फुटबॉल डेली। और एपिसोड में आगे जाने से पहले विश यू एंड योर फैमिली हैप्पी रिपब्लिक डे। भाई इसी तरह जिगर के चलो, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी, और बाकी तो तुम आग मूदते रहो। लेकिन इसी के साथ बात करते हैं अपनी आज के एपिसोड की पहली अपडेट की, और जो कि है अर्लिंग ब्राउट हालांड से। लेकिन यार ये इतनी इंटरेस्टिंग स्टोरी है ना, और इस स्टोरी को सुनने के बाद आपको पता चलेगा कि एक पूरी ट्रांसफर स्टोरी में एक्चुअली में कितने इंटरेस्टिंग पॉइंट्स होते हैं। अब जो कर एक कुछ टाइम पहले मैंने एक फुटबॉल डेली के एपिसोड में आपके साथ शेयर किया था कि यहाँ पर मैनचेस्टर सिटी और अर्लिंग ब्राउट हालांड के बीच एक मीटिंग स्केड्यूल हुई है, जो कि अब कहीं ना कहीं कंप्लीट हो चुकी है, और वो काफ़ी पॉजिटिव है। लेकिन इस मीटिंग के कंक्लूजन में 2 पॉइंट्स निकल के आए हैं जो कि सही में बहुत इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो यार ये बताया जा रहा है कि जो हालांड का डिसीजन होगा ट्रांसफर को लेके, उसका डायरेक्ट इंपैक्ट होगा कि पेप गार्डियोला का क्या फ्यूचर होने वाला है मैनचेस्टर सिटी में। यानी कि हु नोस कि अगर हालांड यहाँ पर आ जाता है सिटी में तो पेप गार्डियोला और लंबे समय तक रुक सकते हैं, या फिर मे बी इन वर्स्ट केस सिनेरियो यहाँ पर ये कट शॉर्ट भी हो सकता है। क्योंकि अभी के हम बात करें तो मोटे मोटे तौर पे सबको पता है कि पेप गार्डियोला शायद से या फिर मोस्ट प्रोबेबली 2023 में सिटी को छोड़ सकते हैं। लेकिन इसी के साथ अगर दूसरे पॉइंट की हम बात करें ना, तो ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ऐसा बताया जा रहा है कि एक्चुअली में जो प्रोजेक्ट सिटी ने रखा है ना, वो काफ़ी ज़्यादा कन्विंसिंग है अर्लिंग ब्राउट हालांड के लिए। लेकिन एक जो थोड़ा सा प्रॉब्लम है वो यहाँ पर यह है कि अर्लिंग ब्राउट हालांड को जो जर्सी नंबर चाहिए ना, वो कहीं ना कहीं सिटी एक्चुअली में थोड़ा रिलेक्टेंट है देने में। कहीं ना कहीं आपको पता है कि नंबर 9 की जर्सी सिटी में एक्चुअली में गैब्रियल हेजूस के पास है, और उसको देनी पड़ेगी। अब देखो, डेफिनेटली आपके दिमाग में एक चीज़ आएगी, यार ये जर्सी का इतना बड़ा क्या रगड़ा है। तो यार देखो, रगड़ा एक्चुअली में है, और इसका प्राइम एग्जांपल है रियल मैड्रिड। अब देखो, किसी चूतड़ा में दम ना है कि वो यहाँ पर ये जर्सी नंबर बेंजिमा से ले ले, जो कि हालांड को चाहिए। वही 7 थोड़ा सा इजी हो सकता है क्योंकि वो ईडन हज़ार्ड के पास है, बट इट्स स्टिल आइकॉनिक नंबर। लेकिन नंबर 9 की हम बात करें तो बेंजिमा उसका प्राइम एग्जांपल है। और अगर हम सिटी की बात करें तो गैब्रियल हेजूस है। वहीं अगर हम यहाँ पर बार्सिलोना की बात करें तो यहाँ और भी ईजी है, क्योंकि ये मेम्फिस डिपाई पे नंबर 10 तो खैर एक क्वेश्चन में ही नहीं आता, बिकॉज डेफिनेटली मेसी इज मेसी। तो यहाँ पर ये एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है कि जर्सी नंबर भी एक्चुअली में बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। अब इसके रिगार्डिंग मैं आपको अगर अपना पर्सनल ओपिनियन दूंगा तो मेरे को लगता है कि अगर सही में चीज़ें जर्सी नंबर तक चली गई है ना, तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि मैनचेस्टर सिटी एक्चुअली में काफ़ी एडवांस पोजीशन पे है हालांड को साइन करने में। बट स्टिल ये कोई इस फैक्ट से कोई डिनाई नहीं कर सकता। लेकिन अभी भी नंबर 1 पोजीशन पे रियल मैड्रिड ही बना हुआ है। लेकिन 2 ऐसे सवाल हैं जो कि उनको आंसर करने पड़ेंगे। पहला तो अभी जर्सी नंबर का भी एक नया निकल चुका है, और दूसरा कि क्या एम्बापे और बेंजिमा के अलॉन्गसाइड अर्लिंग ब्राउट हालांड खेलेगा या नहीं। लेकिन इसी के साथ यार बात करते हैं अब थोड़ी सी मैनचेस्टर यूनाइटेड की। तो देखो यार, ये आई थिंक विधि का विधान है कि जब कुछ अच्छी चीज़ हो रही होती है ना, सारी अच्छी चीज़ हो रही होती है, तो मैनचेस्टर यूनाइटेड को लाइक मज़ा नहीं आ रहा है, कुछ थोड़ा सा ट्विस्ट करना पड़ेगा। अब कल ही परसों 2 दिन में हमको इतनी अच्छी अपडेट्स मिल रही थी कि मार्शियल सविया जा रहा है, जेसी लिंगार्ड न्यूकासल जा सकता है, रिसेंटली डॉनी वान द बीक का आ रहा है। और ये मैं इसलिए अच्छी नहीं कह रहा क्योंकि भाई मेरे को ये प्लेयर पसंद नहीं है। आई एम जस्ट सेइंग कि ये हर पार्टी के लिए विन विन सिचुएशन थी। मार्शियल सविया चला गया तो भाई उसका अच्छा है, हमारा अच्छा है, सविया का अच्छा है। डॉनी वान द बीक न्यूकासल जाएगा तो यहाँ पे न्यूकासल की अच्छी डॉनी वान द बीक का क्रिस्टल पैलेस जाएगा तो क्रिस्टल पैलेस का अच्छा होगा, और डॉनी वान द बीक का भी अच्छा होगा। लेकिन रिसेंटली अब ये बताया गया कि जेसी लिंगार्ड और न्यूकासल यूनाइटेड की डील जो कि ऑलमोस्ट कंप्लीटेड होने वाली थी, वो इज़ ऑन द वर्ज ऑफ बीइंग कोलैप्स्ड। वो अब कहीं ना कहीं डील डेड हो सकती है, और इसके पीछे की जो कहानी है वो अगेन सेम कहानी है जो कि मार्शियल और सविया की पहले टाइम पे ख़त्म हुई थी, कि यहाँ पर जो पैसे हैं जो यूनाइटेड मांग रही है जेसी लिंगार्ड के लिए, वो कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा है, जो कि न्यूकासल देने में रिलक्टेंट है। अब देखो, इसका मैं एक आपको सिंपल सा चीज़ बताता हूँ कि ये मेरे को समझ में नहीं आता कि यूनाइटेड एक्चुअली में इतना हार्ड बॉल क्यों खेलती है किसी भी प्लेयर के लिए, जब उसको पता है कि 6 महीने में उसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा, वो अगले 6 महीने में यूनाइटेड की तरफ से खेलेगा नहीं, उसको यूनाइटेड में रहना नहीं है, एंड स्टिल यू आर प्लेइंग हार्ड बॉल फॉर द जस्ट फ्यू मिलियन भी मैं इसलिए नहीं कह रहा कि 10-20 मिलियन है, इट्स सिंपली जस्ट 3-4 मिलियन है। लेकिन इसी के साथ अगर ऑन द ब्राइटर साइड की हम बात करें तो येस डेफिनेटली आई थिंक जो इतना बड़ा बर्डन था यूनाइटेड पे कि भाई हमको अपनी स्क्वाड डेप्थ को श्रिंक करना है, वो कहीं ना कहीं फाइनली अब होता हुआ दिख रहा है। क्योंकि डॉनी वान द बीक क्रिस्टल पैलेस जा सकता है, और वो जाना चाहिए भाई मेरे लिए तो। लेकिन ये बता दूं, डील में कहीं भी परमानेंट ऑप्शन का वो नहीं है कि भाई आप परमानेंट बाय कर सकते हैं। इट्स नॉट देयर, इट्स सिंपली देयर कि भाई डॉनी वान द बीक को अगले 6 महीने में प्लेइंग टाइम मिलना चाहिए, और फिर जो नया मैनेजर आएगा तो वो डिसाइड करेगा कि इस वान द बीक वाले प्रोजेक्ट के साथ उसको क्या करना है, जो कि मेरे लिए लगता है यूनाइटेड की तरफ से एक फेयर बॉल है। लेकिन बात करते हैं इनकमिंग की। अब देखो, इनकमिंग के तौर पे 2 ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि हाईली कहीं ना कहीं रूमर्ड है। देखो, ज़कारिया डील ऑफ है, हैदरा का भी देखो सिर्फ नाम है, हुआ बना हुआ है, लेकिन एक्चुअली में कोई पेपर पे नहीं है। पेपर पे 2 हैं, और वो हैं यहाँ पर बुबकर कमारा, और जो दूसरा प्लेयर है वो भी मैं कहूँगा कि रूमर्ड ही है, पेपर पे इतना नहीं है, वो है ब्रूनो गमारेस।
अब कमारा की अगर हम बात करें तो देखो यार, कमारा के रिगार्डिंग ये है कि ऑफकोर्स 6 महीने में उसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा, लेकिन एक्चुअली में तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना वो उसकी वेजेस हैं। और लिटरली अगर रिपोर्ट के हम माने तो 150,000 या फिर 120,000 यूरोस के आसपास की वेजेस डिमांड कर सकता है, जो कि मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा होगी। एंड आई वुड नॉट बी शॉक्ड अगर यूनाइटेड इसको पे कर देगी। अगर हम यूनाइटेड के पिछले कुछ हरकतों की बात करें, जिस तरीके से उन्होंने सैलरी बांटी है। अगर दूसरे प्लेयर की हम बात करें तो वो है ब्रूनो गमारेज। अब देखकर एक्सक्लूसिवली मैंने इस प्लेयर को नहीं देखा है, लेकिन जितना भी मैंने देखा है ही इज़ एक्चुअली वेरी वेरी वर्सेटाइल प्लेयर और बहुत अच्छे से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन शॉकिंगली ये है कि यूनाइटेड नहीं है, आर्सेनल नहीं है, स्पर्स, सारे इंटरेस्टेड हैं, लेकिन एक्चुअली में न्यूकासल यूनाइटेड ने टेबल पे 30 से 40 मिलियन यूरोस का ऑफर ऑलरेडी रख दिया है। दे हैव ऑलरेडी रख दिया है। और ये मतलब न्यूकासल यूनाइटेड कमिटमेंट देख रहे हो तुम आखिरी के 10 दिन में किस तरीके से वो हाइपर हो रहे हैं। लेकिन ये एक चीज़ अगेन उनके लिए प्रॉब्लम होती है कि दे आर न्यूकासल यूनाइटेड, नो ऑफेंस, बट वो बिग फेसेस को इतने ईजिली अट्रैक्ट नहीं कर सकते। और यूनाइटेड क्या, अगर आर्सेनल, स्पर्स, मैं किसी बड़ी क्लब की बात करूँ तो वो अभी भी इस डील को हाईजैक कर सकते हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि क्या वो 30-40 मिलियन यूरोस के डिजर्व करता है या नहीं। डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन। लेकिन इसी के साथ यार अब बात करते हैं बार्सिलोना से। तो भाई देखो, बार्सिलोना में भी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा बिजी हैं और अच्छी चल रही हैं। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ऐसा बताया जा रहा है कि आने वाले टाइम में उस्मान डेम्बेले और बार्सिलोना के बीच अगेन एक मीटिंग होने वाली है। एंड लेट्स सी कि उस मीटिंग का क्या कंक्लूजन होगा। लेकिन अगर थोड़ा सा दिमाग उधर से हटाएं तो यहाँ पे 2-3-4 ऐसे प्लेयर्स हैं यहाँ पर जो कहीं ना कहीं आ सकते हैं। सबसे पहले निको टैग्लियाफिको की हम बात कर लेते हैं। तो देखो यार, यस अगेन मैं कहूँगा कि द मोस्ट इंप्रेसिव थिंग अबाउट दिस स्टोरी वो यही होगी कि प्लेयर बहुत हाईली एम्बिशियस है बार्सिलोना के लिए साथ खेलने में। और इस समय उसको घंटा फर्क नहीं पड़ता कि तुम लोन डील करो, लोन डील विद एन ऑप्शन टू बाय करो, जो कि एएक्स कहता है कि नहीं हम परमानेंटली सेल करेंगे, बार्सिलोना कहते हैं कि नहीं हम पहले लोन पे लेंगे विद एन ऑप्शन टू बाय। लेकिन टैग्लियाफिको को घंटा फर्क नहीं पड़ता, उसको फर्क पड़ता है बार्सिलोना से। उसने कहा कि भाई मेरे को बार्सिलोना के साथ खेलना है एंड आई वांट टू प्ले, अगेन अ वेरी इंप्रेसिव थिंग। लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पे 2 और प्लेयर हैं जिसमें से एक ना एक तो कहीं ना कहीं आ ही सकता है। पहला है क्रिस्टेंसन और दूसरा है एस्पिलिक्वेता। अब एस्पिलिक्वेता के रिगार्डिंग काफ़ी कंफर्मेशन है, बट कंफर्मेशन देखो कुछ भी नहीं है अभी। येस इट इज़ हाईली रूमर्ड कि वो बार्सिलोना ज्वाइन कर सकता है, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं उसने जो अपना डिसीजन है ना वो चेल्सी को कम्युनिकेट नहीं किया है। और जब तक वो कम्युनिकेट नहीं करेगा बार्सिलोना में आने का प्रॉब्लम नहीं है। तीसरा प्लेयर है यहाँ पर फ्रैंक केसी। ये मैं थोड़ा शॉक दूंगा और इम्प्रेस तो डेफिनेटली भाई देखो बार्सिलोना से मैं हुई, जिस तरीके से वो विंटर ट्रांसफर विंडो में या फिर वैसे जिस तरीके से जावी के अंडर वो काम कर रहे हैं। लेकिन ये एक होगा जो कि थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड होगा, क्योंकि 2 क्लब्स ऐसे थे जो कि हाईली इंटरेस्टेड थे और लग भी रहा था कि इनके ही चांस होंगे। पहला है यहाँ पर पीएसजी, ऑफकोर्स देखो पीएसजी तो है ही, देखो मतलब बनता ही है पीएसजी का आना तो। लेकिन दूसरा क्लब है टॉटनहम हॉटस्पर। यस आपको मानना पड़ेगा कि मेन स्ट्रीम हेडलाइंस में अभी तक स्पर्स ने कुछ बड़ा काम नहीं किया है, लेकिन आने वाले टाइम में आपको इस चैनल पे स्पर्स के रिगार्डिंग बहुत अच्छे अपडेट्स मिलेंगे। एंड आई कैन एक्चुअली अश्योर यू कि स्पर्स इस समय बहुत ज़्यादा बिजी है। लेकिन फ्रैंक केसी को अगर एंड मोमेंट पे बार्सिलोना ले गई ना तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा। लाइक वाइनाल्डम वाला डेजा वो हो जाएगा, बस थोड़ा इस बार उल्टा हो जाएगा। लेकिन अब बात करते हैं चौथे प्लेयर की, और ये मैं एक बार फिर से कह रहा हूँ, कल के एपिसोड में मैंने आपको डिस्कस किया था कि जावी को पता है कि यस अगर हम टैग्लियाफिको की बात करें सेंटर बैक इज अ प्रायोरिटी, लेकिन अगर नेक्स्ट 6 महीने की हम बात करें और चैंपियंस लीग इज अ मस्ट प्लेस, एलवारो मोराटा इज देयर, ही इज अवेलेबल। यस यहाँ पे थोड़े से पापड़ बेलने पड़ेंगे। अगेन द मोस्ट इंप्रेसिव थिंग इज मोराटा को बार्सिलोना के लिए खेलना है, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है और सबको पता है यहाँ पे मोराटा और उसके एजेंट को पता है कि लोहा गरम है, दूसरा लाओवे जुवेंटस आ रहा है, ही इज नाउ द बैकअप स्ट्राइकर, उसको यहाँ पर बार्सिलोना खींच सकती है। और करंट रिजीम की हम बात करें लूक डियोंग से, यस अगले 6 महीने के पर्सपेक्टिव देखें तो बार्सिलोना इस पॉइंट पे अपग्रेड कर सकती है। तो मेरे को लगता है कि आने वाले टाइम में आई वुड नॉट बी शॉक्ड अगर बार्सिलोना इसको लेके यहाँ पर अपग्रेड करेगी। इसी के साथ यार बात करते हैं हम थोड़ी इंजरी न्यूज से, जो कि हम कहीं ना कहीं काफी रेयर करते हैं अपने फुटबॉल डेली के एपिसोड में। 2 प्लेयर्स की हम बात करें, करीम बेंजेमा और अंसु फाटी, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है अपने अपने क्लब के प्रोजेक्ट के लिए। अगर अंसु फाटी की हम बात करें तो देखो यार अंसु फाटी के लिए एक इट्स वेरी डिसअपॉइंटिंग एंड वेरी डीमोरलाइजिंग कि एक इतने यंग एज में कहीं ना कहीं इतने अमाउंट ऑफ टाइम्स आपको एक इंजरी की वजह से गेम्स मिस करने पड़ते हैं, इवन दो यू आर अ जनरेशनल टैलेंट। लेकिन अब रिसेंटली भी यार यही हुआ था कि इंजरी से वापस आया एंड अगेन ही इज इंजर्ड। और ऐसे में डॉक्टर ने और क्लब्स ने तो देखो यही सलाह दी थी कि भाई आप सर्जरी से जाओ। द प्रॉब्लम विद द सर्जरी वॉज कि वो 3 से 6 महीने के लिए गायब हो सकता था, जिसको लेके अंसु फाटी बहुत क्रिटिकल था, क्योंकि आपको पता है इसी साल वर्ल्ड कप होने वाला है और वो कोई चांस नहीं लेना चाहता कि वो वर्ल्ड कप को मिस करे। अब यहाँ पर रिसेंटली ये रिपोर्ट आ गई है कि अंसु फाटी ने डिसीजन बना लिया है और वो डिसीजन ये है कि ही विल नॉट अंडरगो एनी सर्जरी और वो यहाँ पर एक कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट को फॉलो करेगा, जिसके चलते वो 3 से 6 हफ्ते के अंदर वापस आ जाएगा। अब इसका कॉन्सेप्ट इतना है कि यहाँ पर इंजरी प्रोन थोड़ा सा वो और ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि सर्जरी एक लॉन्ग टर्म होता है और ये वाला एक शॉर्ट टर्म हो सकता है।
लेकिन अगेन ठीक है, थोड़ा साइकोलॉजिकल भी है। ऐसे में भाई पता नहीं क्या क्या रिपोर्ट्स आ रही थी कि बार्सिलोना उसको मेसी का एग्जांपल दे रही है। इट्स जस्ट कि भाई इट शोज़ कि भाई क्लब को पता है कि इसको साइकोलॉजिकली अपलिफ्ट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बिकॉज बहुत यंग एज में ये काफ़ी सारी इंजरीज से हो चुका है। लेकिन बात करते हैं थोड़े एक्सपीरियंस प्लेयर पे, और हम बात करें करीम बेंजिमा की। तो सीरियसली भाई पिछले अगर मैच की बात करें एल्चे वाले मैच की, तो येस इट वाज नॉट आवर बेस्ट डे, लेकिन कहीं ना कहीं दिन को बद से बदतर बनाने में हमारा जो मदद है वो है बेंजिमा की इंजरी ने। देखो सही बताऊं, इट्स अ नो शेम, लेकिन सबकी फटी सिर्फ इसलिए थी क्योंकि इसलिए नहीं फट रही कि ला लीगा मिस कर देगा, कोपा देल रे मिस कर देगा, लेकिन एक महीने के अंदर अंदर हमारा मैच है पेरिस सैन जर्मैन से, एंड वी नो कि दो प्लेयर ऐसे हैं, मतलब वैसे तो पूरी टीम ही है, लेकिन दो प्लेयर्स के बिना हम यहाँ पर नहीं उतर सकते, विनीसियस एंड करीम बेंजिमा। अब बेंजिमा के रिगार्डिंग रिपोर्ट ये है कि आज MRI होगा जिस टाइम मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसके रिगार्डिंग रिजल्ट आएंगे, और रिजल्ट में अगेन एक्सपेक्टेड सिर्फ एक ही चीज़ है कि भाई PSG वाला मैच लूज मत करियो। कार्लो एंसेलोटी इज एक्चुअली नॉट वेरी हरी कि भाई उसको जो ला लीगा का मैच है 6 तारीख को, जो 3 तारीख को कोपा देल रे वाला मैच है वो खिलाना ही खिलाना है, उसको उससे घंटा फर्क नहीं पड़ता। मतलब अगर बेंजिमा नहीं होगा तो भी चल जाएगा, लेकिन PSG वाले मैच में होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो नहीं हुआ तो सही में लिटरली बहुत बड़ा ड्रॉबैक होगा ये रियल मैड्रिड के लिए। लेकिन अभी के लिए तो देखो यही बताया जा रहा है कि जो उस दिन हुआ था सब्स्टिट्यूट किया गया या फिर जितना हल्ला है वो सब प्रिकॉशनरी है, यहाँ पे कोई डरने की बात नहीं है। और बाकी आने वाले टाइम में आपको फुटबॉल डेली के एपिसोड में कंफर्म हो ही जाएगा कि क्या यहाँ पर सिचुएशन होने वाली है। तो दैट्स इट फॉर दिस एपिसोड। आई होप आपको एपिसोड पसंद आया। अगर एपिसोड पसंद आया एपिसोड को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको इसी तरह फुटबॉल से रिलेटेड एक्सक्लूसिव कंटेंट इस चैनल पे मिलता रहेगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट एपिसोड।